हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव पर ख़ास सीरीज़ का तीसरा और आखिरी एपिसोड। ये बहुत ही अहम हिस्सा है जो बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील जानकारियों से भरा है। अब से पहले हम आपके सामने 2 एपिसोड पेश कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने बताया था कि इजराइल का नज़रिया कहाँ पैदा हुआ, उसे कैसे बढ़ाया गया और 1948 में कैसे इजराइल अलग मुल्क के तौर पर बना। दूसरे एपिसोड में हमने आपको 1948 से 1967 की मुकम्मल कहानी बताई। आज तीसरे और आखिरी एपिसोड में 1967 से अब तक की मुकम्मल कहानी बताने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस रिसर्च में ज़्यादातर वेस्टर्न सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ वाक़यात का मुकम्मल जिक्र ना हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि जितनी भी जानकारी अपनी मसरूफियत के बावजूद आप तक पहुंचाई जा सके उसे ज़रूर पहुंचाया जाए। आइए अब शुरू करते हैं तीसरा एपिसोड, जिसमें हम बताएंगे कि फ़िलिस्तीन का संघर्ष क्यों नहीं रुका। 1967 से आज तक की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। 1967 6 दिन की जंग ख़त्म हो चुकी थी। इजराइल अब वेस्ट बैंक, गाज़ा, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई पर कंट्रोल हासिल कर चुका था। लेकिन अगर उस वक्त इजराइल जंग जीत चुका था तो फिर आज करीब 60 साल बाद भी फ़िलिस्तीन का संघर्ष, टकराव क्यों जारी है? क्यों आज भी गाज़ा में बच्चे मलबे के बीच पैदा हो रहे हैं? क्यों आज भी लाखों फ़िलिस्तीनी शरणार्थी रेफ्यूजी कहलाते हैं? क्यों आज भी यरूशलेम दुनिया का सबसे विवादित और टकराव वाला शहर है? और क्यों आज पूरी दुनिया इस टकराव का कोई परमानेंट हल नहीं निकाल सकी? मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे जब फ़िलिस्तीनियों ने कहा अब हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। 1967 की हार सिर्फ अरब मुल्कों की फौजी हार नहीं थी, वो फ़िलिस्तीनियों के लिए एक कड़वा सबक थी। उन्हें महसूस हुआ अगर वे सिर्फ अरब सरकारों पर भरोसा करेंगे, डिपेंड करेंगे, तो शायद कभी अपना मुकद्दर खुद तय नहीं कर पाएंगे। यहीं से फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट ने एक नया मोड़ लिया। आइए अब समझते हैं कैसे यासर अराफात का उभार हुआ। 1969 एक इंजीनियर जो कुवैत में काम करता था आहिस्ता आहिस्ता पूरी फ़िलिस्तीनी कौम की आवाज़ बन गया और उसमें उनकी मदद की वेस्टर्न सरकारों ने, वेस्टर्न मीडिया ने। उसका नाम था यासर अराफात। अराफात के संगठन फतह ने पीएलओ के अंदर ख़ास हैसियत हासिल कर ली थी। पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अराफात का कहना था अगर दुनिया हमें हमारा वतन नहीं देगी तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आहिस्ता आहिस्ता पीएलओ फ़िलिस्तीनियों का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधि संगठन यानी सियासी नुमाइंदा संगठन बन गया। लेकिन उसकी रणनीति पूरी तरह शांतिपूर्ण, पुरअमन नहीं थी। अब समझते हैं कि यासर अराफात ने हथियारों की राह क्यों चुनी। 1970 और 1980 के दशक में पीएलओ से जुड़े कुछ संगठनों ने हवाई जहाज़ों का अपहरण, हाईजैक किया, इजराइल के अंदर हमले किए और दूसरी हथियारों से कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में शहरी भी मारे गए। दुनिया के कई मुल्कों ने इन वाक़यात की कड़ी निंदा, सख्त मजम्मत की। दूसरी तरफ पीएलओ का कहना था कि जब एक कौम दहाइयों से बेघर हो तो उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद ही उसका आखिरी रास्ता रह जाता है। यहीं से आतंकवाद और मुक्ति संग्राम यानी टेररिज्म और फ्रीडम मूवमेंट की बहस शुरू हो गई, जो आज भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 1973 की जंग की। 1973 मिस्र और सीरिया ने यहूदी त्यौहार यौम किपुर के दिन इजराइल पर हमला किया। शुरुआत में अरब फ़ौजों को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन कुछ ही दिनों में इजराइल ने पलटवार किया। जंग ख़त्म हो गई, लेकिन इस जंग ने एक बात साफ कर दी,
اب صرف جنگ سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخرکار مصر نے بات چیت کا راستہ چنا۔ 1979 میں جس سال ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تھا، تب مصر کے پریزیڈنٹ انور سادات اور اسرائیل کے پرائم منسٹر منوچم بیگن کے بیچ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا۔ مصر پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو آدھیکارک مانیتا یعنی سرکاری طور پر ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کے بدلے سینائی پرائدویپ مصر کو واپس ملا، لیکن فلسطین کا سوال پھر بھی ادھورا رہ گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ یاسر عرفات کی حقیقت اس وقت تک دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی جب تک ایران میں اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا۔ ویسٹرن میڈیا نے یاسر عرفات کی چھوی ایماندار فلسطینی لیڈر کی بنائی تھی۔ آج بھی اکثر لوگ یاسر عرفات کو اچھی چھوی کے ساتھ ہی جانتے ہیں۔ بھارت کے لوگ یاسر عرفات کو بہت احترام کرتے رہے ہیں۔ وہ جب بھارت آتے تھے، اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں، اس وقت یاسر عرفات اندرا گاندھی کو بہن کہہ کر کے پکارتے تھے اور فلسطین کی سپورٹ میں بھارت کھڑا رہتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ یاسر عرفات ہوں یا محمود عباس، یہ اسرائیل کے ساتھ جڑ گئے اور ان کے لیے کام کرنے لگے اور دنیا کے لیے ایک موقع بھی فراہم کیا کہ جو بھی دنیا میں اپنے آپ کو فلسطین کا ہمدرد ظاہر کرنا چاہتا تھا، وہ اسرائیل کے ان ایجنٹوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر اپنی چھوی بناتا تھا فلسطین کی ہمدردی کی، جبکہ پی ایل او کے اور فلسطینی اتھارٹی کے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹس ہیں، اور جو بھی اسرائیل کے خلاف فلسطینی اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا، اسی کو گرفتار کر کے فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کو دے دیتی۔ آئیے پھر واپس چلتے ہیں اپنے اسی سلسلے کی طرف۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یاسر عرفات نے ہی اسرائیل کو، جس نے فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ملک بنایا تھا، اسے ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ کیا یہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری اور اسرائیل کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی؟ یہ سوال ابھی تک لوگوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں لبنان اور ایک نئی جنگ کی۔ 1982 اسرائیل نے لبنان میں فوجی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل کے ٹینک بیروت تک پہنچ گئے، خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ساؤتھ لبنان سے پی ایل او لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران پی ایل او لیڈرشپ کو لبنان چھوڑ کر ٹیونیشیا جانا پڑا، لیکن اسی دور میں لبنان میں ایک نیا سنگٹھن ابھرنے لگا۔ وہ تھا حزب اللہ، جس نے آگے چل کر اسرائیل کے سامنے ایک نئی چنوتی چیلنج پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی جنتا، عوام کا غصہ بڑھتا گیا۔ 1967 سے لے کر 1980 کی دہائی کے درمیان تک ویسٹ بینک اور غازہ میں رہنے والے فلسطینی لگاتار فوجی حکومت، بڑھتی یہودی بستیوں، اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف زیادہ مشکلات کھڑے کیے جانا اور سیاسی غیر یقینی حالت کا سامنا کر رہے تھے۔ نئی پیڑھی جس نے کبھی آزاد فلسطین نہیں دیکھا تھا، اب جوان ہو چکی تھی، اور 1987 میں یہ غصہ ایک ایسے آندولن موومنٹ میں بدل گیا جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا نام تھا انتفاضہ۔ اب اگلے اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پہلا انتفاضہ کیسے شروع ہوا، پتھر بنام ٹینک کی تصویر پوری دنیا نے کیوں دیکھی، حماس کی شروعات کیسے ہوئی، اور کیوں 1987 فلسطین کے اتہاس کا، تاریخ کا سب سے بڑا موڑ مانا جاتا ہے۔ دسمبر 1987 غازہ پٹی کے جبلیہ شرنارتھی شیور ریفیوجی کیمپ میں ایک سڑک درگھٹنا، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایک اسرائیلی ٹرک اور فلسطینی مزدوروں کی گاڑی کی ٹکر میں 4 فلسطینیوں کی موت ہو گئی۔ فلسطینی سماج میں یہ سوچ پھیل گئی کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی گئی کارروائی تھی، فلسطینیوں کا قتل کیا گیا تھا۔ اس دعوے کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی نظریے نے پہلے سے جمع غصے کو وسفوٹک
धमाकेदार शक्ल दे दी। कुछ ही घंटों में जबलिया की गलियों से विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। किसी ने उस दिन शायद नहीं सोचा होगा कि ये प्रोटेस्ट आने वाले 6 बरसों तक चलेगा और इतिहास, तारीख इसे पहला इंतफादा नाम देगी। अब समझ लेते हैं कि इंतफादा का मतलब क्या है। अरबी ज़बान में इंतफादा के मायने हैं झाड़ कर खड़ा हो जाना, या इजराइल की नज़र से कहिए विद्रोह यानी बगावत। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक जन आंदोलन, अवामी तहरीक थी। स्कूलों के स्टूडेंट्स, औरतें, दुकानदार, मजदूर, शरणार्थी, हर कोई किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल होने लगा। फ़िलिस्तीनी इजरायली टैंकों पर पत्थर मारने लगे। पूरी दुनिया के टेलीविज़न पर एक तस्वीर बार बार दिखाई देने लगी। एक तरफ हेलमेट पहने इजरायली फ़ौजी, बख्तरबंद गाड़ियाँ और हथियार, दूसरी तरफ पत्थर उठाए फ़िलिस्तीनी नौजवान। यही तस्वीर फ़िलिस्तीनी जद्दोजहद की पहचान बन गई। लेकिन सिर्फ पत्थर ही नहीं थे, कुछ जगहों पर मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल हुआ। कुछ फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने हमले भी किए। दूसरी तरफ इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ कंट्रोल, गिरफ्तारियों और ताकत के इस्तेमाल का सहारा लिया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए। इंसानी अधिकार संगठनों, ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कई कार्रवाइयों पर चिंता जताई, जबकि इजराइल का कहना था कि वो हमलों और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। इसी के साथ ही दुनिया की नज़र बदलने लगी। 1948 के बाद पहली बार दुनिया हर दिन फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी को टेलीविज़न पर देख रही थी। शरणार्थी शिविर यानी रेफ्यूजी कैंप, बंद स्कूल, कर्फ्यू, लंबी कतारें और विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। इससे फ़िलिस्तीनी मुद्दे की तरफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में बहस तेज़ हुई। इंसानी अधिकार संगठनों की रिपोर्टें आने लगीं और ये साफ होने लगा कि सिर्फ फौजी कदम इस मामले का परमानेंट हल नहीं बन पा रहा। इसी इंतफादा के दौरान एक नया संगठन पैदा हुआ, 1987 गाज़ा। इसी साल एक नया इस्लामी संगठन सामने आया, उसका नाम है हमास। हमास को कायम करने में फ़िलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोगों ने अहम रोल अदा किया। उसने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में फ़िलिस्तीन की आज़ादी को धार्मिक, मजहबी और राष्ट्रीय संघर्ष यानी कौमी जद्दोजहद के तौर पर पेश किया। वक्त के साथ हमास ने समाजी सेवाओं, एजुकेशन और राहत के कामों का भी नेटवर्क बनाया, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ हथियारों से टकराव का रास्ता भी अपनाया। बाद के वर्षों में हमास के जरिए आत्मघाती यानी खुदकुश हमले, रॉकेट हमले और दूसरे हमलों की कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें इजरायली शहरी भी मारे गए। इसी वजह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे मुल्क हमास को आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। वहीं कुछ दूसरे मुल्क उसके अलग सियासी या फौजी रुख के बारे में अलग नज़रिया रखते हैं। दुनिया के आज़ादी पसंद लोग और इजराइल का फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कायम होना गलत समझने वाले हमास को फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी यानी आज़ादी के मतवाले मानते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि PLO और हमास दो अलग अलग रास्ते पर चले, यानी अब फ़िलिस्तीनी सियासत दो अलग अलग नज़रिए में बटी दिखाई देने लगी। एक तरफ यासर अराफात और PLO जो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और सियासी हल की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि अब तक यासर अराफात पर अमेरिका और इजराइल का असर आ चुका था, वो कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। दूसरी तरफ हमास जो मानता था कि हथियारों के इस्तेमाल बिना फ़िलिस्तीन का सवाल हल नहीं होगा। यही नज़रियाती इख्तलाफ, वैचारिक विभाजन आगे चलकर फ़िलिस्तीनी सियासत का सबसे बड़ा अंदरूनी टकराव बन गया। इसी दौर में इजराइल में भी बदलाव आया। इसी दौर में इजराइल के अंदर भी ये बहस तेज़ हुई कि क्या सिर्फ फौजी ताकत से फ़िलिस्तीनी आंदोलन को रोका जा सकता है।
کئی اسرائیلی نیتاؤں اور ایکسپرٹس نے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری طرف بہت سے لوگ یہ مانتے رہے کہ سیکیورٹی سرکشا سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دونوں فریقوں پر انٹرنیشنل دباؤ بڑھنے لگا، اور پھر 1993 میں دنیا نے ایک ایسی تصویر دیکھی جس سے کروڑوں لوگوں کی امید جگی۔ وائٹ ہاؤس کے لان پر یاسر عرفات اور اسرائیل کے پرائم منسٹر یtzhak رابن ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ اسے اتہاس میں اوسلو سمجھوتا کہا گیا۔ کئی لوگوں کو لگا شاید اب قریب ایک صدی پرانا ٹکراؤ ختم ہونے کی شروعات ہو چکی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا یا امن کی وہ امید کچھ ہی برسوں میں بکھر گئی؟ اگلے اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم سمجھیں گے کہ اوسلو سمجھوتے میں کیا طے پایا، یاسر عرفات کو نوبل امن پرسکار کیوں ملا، رابن کی ہتیا کس نے کی اور کیوں، اس پر انتفاضہ کیسے شروع ہوا، اور کیسے امن کا سپنا پھر سے جنگ اور اوشواس میں بدل گیا۔ آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ اوسلو سمجھوتا کیا تھا۔ یہ سمجھوتا کئی مہینوں تک ناروے کی راجدھانی اوسلو میں چلی خفیہ بات چیت کا نتیجہ تھا۔ اس میں پہلی بار دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو اوپچارک روپ سے یعنی آفیشل طریقے سے سویکار کیا، تسلیم کیا۔ پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور حملے چھوڑ کر بات چیت کا راستہ اپنانے کی بات کہی۔ دوسری طرف اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطینی عوام کا پرتیندھی نمائندہ مان کر اس سے بات چیت کرنے کو قبول کیا۔ یہ اتہاس میں پہلی بار ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یاسر عرفات نے 9 ستمبر 1993 کو اسرائیل اور فلسطینی مکتی سنگٹھن یعنی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے بیچ آنے جانے والے خطوں کے ذریعے سے اسرائیل کے وجود کے حق کو مانیتا دی یعنی تسلیم کر لیا۔ اسی قدم نے آگے چل کر اوسلو سمجھوتے کا راستہ ہموار کیا۔ ستمبر 1993 کو یاسر عرفات نے اسرائیل کے پرائم منسٹر یtzhak رابن کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں عرفات نے کہا کہ فلسطین مکتی سنگٹھن PLO اسرائیل ملک کے شانتی اور سرکشا کے ساتھ وجود میں رہنے کے ادھیکار حق کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ PLO امن بات چیت کے سلسلے میں پابند رہے گا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن 242 اور 338 کو تسلیم کرے گا اور آتنکواد کے استعمال کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بدلے اسرائیل کے پرائم منسٹر یtzhak رابن نے ایک خط بھیج کر PLO کو فلسطینی عوام کا باقاعدہ نمائندہ تسلیم کیا۔ اس ایک دوسرے کو دی گئی مانیتا کے نتیجے میں 13 ستمبر 1993 کو وائٹ ہاؤس میں اوسلو 1 سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ ایسا لگا یاسر عرفات اس وقت پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور سے ہاتھ ملا چکے تھے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اوسلو سمجھوتے میں کیا طے ہوا تھا۔ سمجھوتے کے تحت ویسٹ بینک اور غزہ کے کچھ حصوں میں فلسطینی پرادھیکرن یعنی پیلسٹینین اتھارٹی بنایا گیا۔ یاسر عرفات اس کے پہلے راشٹرپتی پریزیڈنٹ بنے۔ پلان یہ تھا کہ پہلے سیمت سوشاسن یعنی محدود آٹونومی دی جائے گی، پھر آگے چل کر 5 برسوں کے اندر سب سے کٹھن مدوں پر آخری سمجھوتا ہوگا۔ ان میں شامل تھے یروشلم شہر کا بھوش جہاں مسجد الاقصی بھی موجود ہے، فلسطینی شرنارتھیوں کی واپسی، اسرائیلی یہودی بستیوں کے پھیلائے جانے، آخری فائنل بارڈر لائن یعنی سیمائیں اور سیکیورٹی سرکشا ویوستھا۔ دنیا کو لگا اب شاید 2 آزاد ملکوں کے قیام کا سپنا پورا ہو جائے گا، یعنی اسرائیل اور فلسطین ایک ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے۔ اب تک یاسر عرفات اندر پوری طرح سے کمپرومائز ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ شروع ہوا نوبل شانتی پرسکار کا تماشا۔ 1994 میں یاسر عرفات، یtzhak رابن اور اسرائیل کے فارن منسٹر شیمون پیرز تینوں کو سنیکت روپ سے یعنی جوائنٹ طریقے سے نوبل شانتی پرسکار دیا گیا۔
नोबेल पुरस्कार अक्सर उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो इजराइल और अमेरिका की पसंद के लोग होते हैं। दुनिया भर में जहां भी आप देखेंगे अक्सर नोबेल पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं, या तो किसी मुल्क में उनके लिए उसने कोई ख़ास खिदमत की हो, या उसके दुश्मन जो वहाँ की हुकूमत हो उसके ख़िलाफ़ कोई आदमी हो, उसको शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि ईरान में भी अपोजिशन एक्टिविस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। पिछले दिनों नोबेल पुरस्कार बहस का मुद्दा उस वक्त बना जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नोबेल पुरस्कार हासिल करने की ख्वाहिश जताई। आइए अब वापस चलते हैं अपने उसी मुद्दे पर। जब यासिर अराफात, यित्ज़हाक राबिन और शिमोन पेरेस को ये इनाम शांति पुरस्कार दिया गया, उस वक्त दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन वहीं दोनों समाजों यानी फ़िलिस्तीनी और इजरायली समाजों के अंदर इख्तलाफ, टकराव भी बढ़ रहा था। आइए अब समझ लेते हैं कि शांति की उम्मीद क्यों टूटी। फ़िलिस्तीनियों के एक वर्ग, एक समाज का कहना था कि ओस्लो समझौते के बावजूद कब्ज़ा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ और बस्तियों का फैलाव जारी रहा। दूसरी तरफ इजराइल में कई लोग मानते थे कि PLO हमले रोकने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। हमास और दूसरे आज़ादी चाहने वाले ग्रुप्स ने इजराइल के ख़िलाफ़ आत्मघाती सुसाइड हमले शुरू कर दिए। बसों, बाज़ारों और आम लोगों की जगहों पर बम धमाके हुए। इन हमलों में बड़ी तादाद में इजरायली शहरी मारे गए। इन वाक़यात ने इजरायली समाज में खौफ और गैर यकीनी हालत को और गहरा कर दिया। आइए अब समझते हैं इसहाक राबिन के कत्ल के वाक़े को। 4 नवंबर 1995 तेल अवीव, प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन अमन रैली से निकल रहे थे, तभी एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट यिगाल अमीर ने यित्ज़हाक राबिन की मौत सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं था। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसी दिन ओस्लो अमन बातचीत को भी गहरा झटका लगा। समझ लेते हैं सन 2000 का दूसरा इंतफादा। सितंबर 2000 इजराइल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने यरूशलेम में, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, उसके परिसर का दौरा किया। इस दौरे के बाद बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट शुरू हुए। कुछ ही दिनों में पूरा वेस्ट बैंक और गाज़ा में हालात बहुत ख़राब हो गए। इसे दूसरा इंतफादा कहा जाता है, लेकिन ये पहले इंतफादा जैसा नहीं था। अब पत्थरों की जगह बंदूकें थीं। इस बार फ़िलिस्तीनी हथियारबंद ग्रुप्स ने गोलीबारी, आत्मघाती सुसाइड हमले और दूसरे हमलों की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। इजराइल ने बड़े फौजी हमले शुरू कर दिए। बड़ी तादाद में टैंक शहरों में दाखिल हो गए। हेलीकॉप्टर और बाद में हवाई हमले भी हुए। दोनों फरीकों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ। हज़ारों फ़िलिस्तीनी और तकरीबन 1000 इजरायली इस दौर की झड़पों में मारे गए। मानवाधिकार संगठनों, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने दोनों के ज़रिए इंटरनेशनल इंसानी कानूनों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाए, जबकि दोनों अपने अपने सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस के हक़ में तर्क देते रहे। इसके बाद एक ऐसी दीवार बनी जिसने सिर्फ ज़मीन नहीं, लोगों को भी बांट दिया। सन 2002 इजराइल ने वेस्ट बैंक के आसपास सिक्योरिटी बैरियर यानी सुरक्षा अवरोध दीवार बनाना शुरू कर दी। इजराइल का कहना था इसका मकसद आत्मघाती हमलों को रोकना है, और हकीकत में बाद के बरसों में इजराइल ने कहा कि ऐसे हमलों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन फ़िलिस्तीनी कहते हैं इस दीवार ने उनके गांव, खेती, रोज़गार और सामाजिक ज़िंदगी को बुरी तरह प्रभावित, मुतासिर किया। सन 2004 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी सलाह देने वाली राय में कहा कि जहां ये दीवार कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके के अंदर जाती है, वहां वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं माना जाता। इजराइल ने इस कानूनी नतीजे को गलत बताया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों, दर्शकों और नाजरीन, अब टकराव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। इजराइल दीवार बना रहा था, हमास
اور مضبوط ہو رہا تھا، PLO کمزور پڑ رہا تھا اور غزہ دنیا کا سب سے بڑا وسفوٹک دھماکے دار بندو بن کر ابھر رہا تھا۔ اگلے اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسرائیل نے 2005 میں غزہ کیوں چھوڑا، حماس حکومت میں کیسے آیا، فلسطینی آپس میں کیوں بٹ گئے، بار بار غزہ میں جنگ کیوں ہوئی، 7 اکتوبر 2023 اور اس کے بعد کی جنگ نے دنیا کو کیسے بدل دیا، اور آج 1 صدی بعد اس ٹکراؤ کا سمادھان حل کیوں اب بھی اتنا مشکل بنا ہوا ہے۔ 2005 قریب 38 برسوں تک غزہ پر کنٹرول بنائے رکھنے کے بعد اسرائیل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پرائم منسٹر ایریل شیرون نے غزہ پٹی سے اسرائیلی بستیاں ہٹانے اور فوج کو وہاں سے واپس بلانے کا فیصلہ لیا۔ اسے غزہ ڈس انگیجمنٹ پلان کہا گیا۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو لگا شاید اب امن کا راستہ کھل جائے گا، لیکن اتہاس نے ایک اور موڑ لے لیا تھا۔ آئیے اب سمجھتے ہیں 2006 کا الیکشن اور حماس کی جیت۔ سن 2006 میں فلسطینی علاقوں میں چناؤ ہوئے۔ حماس نے اسرائیل کی امید کے خلاف جیت حاصل کی۔ یہ نتیجہ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ کئی ویسٹرن ملکوں، پشچمی دیشوں کے لیے بھی چونکانے والا تھا۔ لیکن الیکشن کے بعد حماس اور فتح کے بیچ حکومت حاصل کرنے کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ 2007 میں یہ ٹکراؤ گرہ یدھ سول وار میں بدل گیا۔ آخرکار حماس نے غزہ پر کنٹرول قائم کر لیا، جبکہ فلسطینی اتھارٹی یعنی فتح ویسٹ بینک تک محدود رہ گئی۔ یہیں سے فلسطین صرف اسرائیل سے ہی نہیں بلکہ سیاسی طور سے اپنے اندر بھی بٹ گیا۔ ساتھ ہی یہ ہوا کہ اسرائیل، امریکہ اور ان کے ذریعے کنٹرول والی انٹرنیشنل برادری نے حماس کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا۔ ڈیموکریسی کے نام نہاد علمبرداروں نے حماس کی الیکشن میں جیت کو نہیں تسلیم کیا۔ آئیے اب سمجھ لیتے ہیں غزہ کی ناکے بندی کیسے ہوئی۔ 2007 کے بعد اسرائیل نے سیکیورٹی کی وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے غزہ پر سخت پابندیاں لگائیں۔ مصر نے بھی اپنے بارڈر پر کنٹرول سخت کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ان قدموں کا مقصد حماس تک ہتھیار پہنچنے سے روکنا اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسری طرف یونائٹڈ نیشن اور کئی مانویہ سنگٹھنوں نے بار بار کہا کہ ان پابندیوں کا گہرا اثر عام شہریوں پر پڑا۔ روزگار، سواستھ، بجلی، پانی اور آنے جانے آواگمن تک۔ یہیں سے غزہ کی زندگی اور مشکل ہوتی چلی گئی۔ بار بار جنگ اور ہر بار بڑھتی تباہی۔ 2008، 2012، 2014، 2021 اور اس کے بعد بھی غزہ اور اسرائیل کے بیچ کئی بڑے ٹکراؤ ہوئے۔ حماس کی طرف سے راکٹ داغے گئے، اسرائیل نے ہوائی اور فوجی حملے کیے۔ ہر جنگ کے بعد دونوں اپنے اپنے نقصان گناتے رہے، لیکن سب سے بھاری قیمت عام ناگرکوں، شہریوں کو چکانی پڑی۔ اسرائیل میں راکٹ حملوں میں ناگرک مارے گئے، غزہ میں ہوائی حملوں اور لڑائی میں بڑی تعداد میں ناگرک مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن جنگ بندی کی اپیل کرتا رہا۔ اس کے بعد آیا 7 اکتوبر 2023، ایک ایسا دن جس نے سب بدل دیا۔ 7 اکتوبر 2023 حماس اور اس سے جڑے ہتھیار بند لڑاکوں نے اسرائیل پر غیر معمولی حملہ کیا۔ بارڈر پار کیا گیا، راکٹ داغے گئے، کئی اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو مارا گیا، سینکڑوں لوگوں کو بندھک ہاسٹیج بنا کر غزہ لے جایا گیا۔ اس حملے کی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے اسے اپنے اتہاس کا سب سے بڑا خطرناک حملہ بتایا۔ اسی بیچ اسرائیل کے کئی الزامات جھوٹے بھی ثابت ہوئے۔ اسرائیل نے ہانیبل ڈاکٹرین کے تحت اپنے ہی ہیلی کاپٹروں سے خود اسرائیلی لوگوں پر گولی باری کی، جو کہ خود اسرائیل کے میڈیا میں رپورٹ کی گئی۔
लेकिन बाद में इसे भुला देने की कोशिश की गई। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमास के लोगों ने 1200 इजरायली लोगों को कत्ल किया और 251 लोगों को कैदी यानी हॉस्टेज बनाया गया। इसके बाद इजराइल ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर फौजी हमले शुरू किए। गाज़ा की तबाही शुरू हो गई जो तकरीबन 2 साल तक जारी रही, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें भी शामिल थे। तादाद के बारे में इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए हम एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहे। अक्टूबर के बाद आने वाले महीनों में गाज़ा के बड़े हिस्से जंग की चपेट में आ गए। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई इंटरनेशनल मानवीय एजेंसियों ने बार बार वार्निंग दी कि बड़ी तादाद में शहरी मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं और खाने, पानी और मेडिकल सर्विस का गंभीर संकट क्राइसिस पैदा हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास के फौजी ढांचे को ख़त्म करना और कैदियों को वापस लाना है, और वो इल्ज़ाम लगाता है कि हमास शहरी इलाकों में फौजी ढांचा कायम किए हुए है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और यूनाइटेड नेशन के कई जिम्मेदारान ने शहरियों की बड़ी तादाद में मौत, बुनियादी ढांचे की तबाही और इंसानी क्राइसिस पर गहरी चिंता जताई। इंटरनेशनल अदालत ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इसीलिए नेतन्याहू उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही जाते रहे हैं। कई यूरोपीय मुल्कों ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया है। इजराइल के कई मिनिस्टर यूरोपीय मुल्कों में जाने से बचते रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल अदालत में कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों, नाजरीन, क्या एक सदी का टकराव हमें कुछ सिखाता है? अगर हम 1897 से 1917, 1948, 1967, 1987, 1993, 2005 और आज तक की पूरी कहानी देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। जब भी बंदूक ने बातचीत की जगह ली, सबसे पहले बच्चे मरे, सबसे पहले घर उजड़े, सबसे पहले आम लोग बेघर हुए। इतिहास ये भी बताता है कि यहूदियों ने यूरोप में ख़तरनाक जुल्म झेले, लेकिन साथ साजिश करके जुल्म को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया गया। दुनिया के कई मुल्कों में इजराइल ने हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम बनाए ताकि हमेशा इजराइल खुद को मजलूम बताने में कामयाब रहे और दुनिया में ये राय आम की जा सके और फ़िलिस्तीनियों पर किए जाने वाले जुल्म को जायज़ बताया जा सके। जब ईरान के साबिक़ प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च करने की मांग की तो उन्हें यहूदी मुखालिफ बता दिया गया। इजराइल की तरफ से हॉलोकॉस्ट पर रिसर्च पर पाबंदी क्यों है? अब ये सवाल कोई नहीं करता। साथ साथ ये भी बताता है कि यूरोप के गुनाह की सज़ा बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को दी गई और इसमें दुनिया के ताकतवर मुल्क मिलकर फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल को कायम करने के ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले इजराइल को तस्लीम करने का काम अमेरिका और उस वक्त सोवियत संघ ने किया। उन्होंने उसे यूनाइटेड नेशन में भी मुल्क की हैसियत से मनवाया। इसके नतीजे में लाखों फ़िलिस्तीनी आज भी न सिर्फ खुद फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा की गई ज़मीन में बल्कि कई पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थी रेफ्यूजी के तौर पर रहने के लिए मजबूर हैं। इस जुल्म में खुद यूनाइटेड नेशन और कई और इंटरनेशनल संगठन भी शरीक रहे हैं। नाजरीन और दर्शकों, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ज़मीन पर दोनों कौमें इंसाफ, अमन और सिक्योरिटी के साथ कभी रह पाएंगी। एक तरफ इजराइल वन नेशन सॉल्यूशन यानी सिर्फ इजराइल रहेगा वो बात कहता है, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन भी वन नेशन ही की मांग करते हैं। उनका कहना है कि फ़िलिस्तीन ही यहाँ पर मुल्क था और जिसमें सभी को रहने की आज़ादी थी। ईरान के साबिक़ शहीद लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनाई इस बात को कहते रहे हैं कि जो बाहर से आए हैं उनके अलावा जो मकामी फ़िलिस्तीनी हैं, चाहे वो
मुसलमान अरब हैं या ईसाई हैं या यहूदी हैं जो हमेशा से वहाँ रहते थे, उनके दरमियान रेफरेंडम कराया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि कैसी सरकार चाहते हैं। क्या वो ज़ायनिस्ट यहूदी सरकार चाहते हैं या एक ऐसी सरकार जिसमें सभी के बराबर हक हों। अब ऐसा लगता है कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ये सवाल कि क्या दोनों इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक साथ अमन के साथ रह सकेंगे, सिर्फ फ़िलिस्तीन या इज़राइल का नहीं है, पूरी इंसानियत का सवाल है। अब तो इज़राइल पूरी तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक साथ रहने वाले हल से भी साफ इनकार करता है। अब अमेरिका की कोशिश है कि सभी अरब और मुस्लिम मुल्क इज़राइल को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लें और फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई ना बोले, यानी सब अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं और फ़िलिस्तीनियों को भूल जाएं। ये नाइंसाफ़ी का ही नतीजा है कि आज भी बेगुनाहों का खून बह रहा है। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। अगर आपको ये 3 हिस्सों में ख़ास सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे साझा कीजिए ताकि इतिहास को दस्तावेज़ों और तथ्यों हकीकतों की रोशनी में समझा जा सके। मैं आखिर में फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत से वाक़यात शामिल नहीं हो सके हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से इसमें बहुत सी कमियां रह गई होंगी। अगर आप ऐसा महसूस करें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।